आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी डिजीज। इसमें पूरे लेक्चर को मैंने दो सब लेक्चर में डिवाइड किया है। पहले में तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा ओवरव्यू देखेंगे। पेन मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या रीजन होता है जिससे कि पेन होता है, कौन कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या प्रोसेस होती हैं, कौन से इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, है ना। फार्माकोलॉजी के साथ साथ हम थोड़ा सा इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री भी ऐड करेंगे, क्योंकि कभी भी मेडिसिनल केमिस्ट्री को आप अलग लेके नहीं पढ़ना, अदरवाइज और बर्डन पड़ेगा। इसी में मेडिसिनल केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। सेकंड जो पार्ट रहेगा लेक्चर का, उसमें क्या होगा, सारी इससे रिलेटेड जितनी भी ड्रग्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली, जो जो इम्पोर्टेंट है। जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसमें मैंने आपको बताया है कि ये इसमें से एक से लेके दो क्वेश्चन 101% आते ही हैं। वैसे 69 चैप्टर हैं तो 3 चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन इस चैप्टर का वेटेज बहुत है, ठीक है। और उसमें से भी क्वेश्चन आने के ज्यादातर चांसेस ये फर्स्ट पार्ट से ही आते हैं, जो कि सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पेन होता क्या है, हाँ? तो दोनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेसेट्स। तो अगर हम पेन की बात करें कि पेन कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेन के लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है। पेन, अच्छा पहले एंजाइम को हम छोड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पेन प्रोड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं। तो वो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना। कहीं पे भी अगर पेन हो रहा है तो तुरंत वहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉर्मेशन हो जाएगा। मींस सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का जीपैट का कि व्हाट आर एल्जेसिक एजेंट्स, है ना। एल्जेसिक मतलब जो पेन प्रोड्यूस करते हैं, एल्जेसिक मींस पेन प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। तो आंसर था उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एल्जेसिक के नाम पे ही एनाल्जेसिक वर्ड बना है। समझ आ गई बात? अच्छा, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स कैसे बनते हैं उसका पूरा हम अभी एक फ्लो चार्ट है वो हम देखेंगे कैसे बनते हैं, वही पूरा पेन में काम आएगा। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन आप देखोगे तो वहाँ उसके फॉर्मेशन में एक एंजाइम काम आता है, दैट इज नोन एज साइक्लोऑक्सीजिनेज, है ना। तो एंजाइम को देख के कैसा लग रहा है, ऑक्सीजनेज, है ना, यानी कि ऑक्सीडेशन करने वाला है, ऑक्सीजन ऐड कर देगा, है ना। और कैसे करता है, दो ऑक्सीजन ऐड करता है, अभी हम देखेंगे जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे कैसे ऑक्सीजन ऐड करता है। तो ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम दो टाइप का होता है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2, है ना। अब यहाँ पे हमारा, मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया था पहले, प्रीवियस लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट दिया था जब हमने एंजाइम्स पढ़े थे, आइसो एंजाइम्स, है ना। तो आइसो एंजाइम्स मैंने कैसा एक ट्रिक बताया था, आपको याद रखना है। आइसो एंजाइम्स होते हैं, आइसो मींस फंक्शन तो सेम होगा लेकिन ओरिजिन डिफरेंट होंगे, है ना। बताया था कैटालिटिक फंक्शन सेम होगा लेकिन उनका ओरिजिन डिफरेंट साइड से। एग्जाम्पल बताया था वहां मैंने एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 कंसिडर्ड एज अ आइसो एंजाइम ऑफ कॉक्स एंजाइम्स, है ना। साइक्लोऑक्सीजिनेज जो एंजाइम है उसके कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 आइसो एंजाइम्स, आइसो फॉर्म है ना। क्यों है, क्योंकि देखो आप काम तो दोनों सेम कर रहे हैं, पेन रिलीव वाला, लेकिन दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, वो अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ जो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट से ही आया हुआ है। दूसरी एक चीज और बता देता हूँ, ये जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं इसमें जो कलरफुल लाइंस हैं पूरे नोट्स में, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और वो जहाँ पे भी कलरफुल लाइन है वो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं और आए हुए हैं मैक्सिमम, है ना, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही आया है कि कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को एक सिनोनिम से जानते हैं। तो कॉक्स 1 को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम और कॉक्स 2 को बोलते हैं इंड्यूसिबल एंजाइम, ठीक है। तो जनरली क्या है, स्टूडेंट्स इसको रट लेते हैं कि हाँ कॉक्स 1 कॉन्स्टिट्यूटिव, कॉक्स 2 इंड्यूसिबल, लेकिन वहां जब एग्जाम में आता है तो मिक्सअप हो जाता है, उनको याद ही नहीं रहता कॉक्स 1 कौन सा था, कॉक्स 2। तो हम थोड़ा सा अगर समझ लें तो उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो किसी चीज का पार्ट है, खुद का पार्ट इन द सेंस ये सेल का ही पार्ट है। अगर हम एंजाइम की बात करें या हार्मोन की बात करें तो क्या है, प्रोटीन है बाय नेचर,
तो कॉक्स वन जो एंजाइम है या प्रोटीन है वो नॉर्मल सेल में प्रेजेंट रहता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेल्स, है ना, सेल का नॉर्मल पार्ट है, तो वो इसको हमने बोल दिया कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम। क्लियर है? जबकि इंड्यूसिबल एंजाइम क्या है? इंड्यूसिबल एंजाइम इंड्यूस किया जाता है जब कोई भी अगर इन्फ्लामेशन होता है सेल में या ट्रॉमा होता है, तो वहां वो सेल्स एक्टिवेटेड होती हैं, फिर उसके बाद में वो इंड्यूस करती हैं एक एंजाइम को, दैट इज नोन एज अ कॉक्स टू। ठीक है ना? तो कॉक्स वन कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बोला? क्योंकि नॉर्मली प्रेजेंट है, जबकि कॉक्स वन नॉर्मली प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम। बट इन केस ऑफ कॉक्स टू ये प्रेजेंट नहीं होता, ये इन्फ्लामेटरी सेल्स में प्रोड्यूस किया। जैसे सपोज किसी को खरोंच लग गई, है ना, या किसी को कुछ ट्रॉमा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लामेशन होगा, तुरंत प्रोस्टाग्लैंडिन बनने लगेंगे, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन वहां वही सेल इसको बनाएंगी, क्यों? क्योंकि वही सेल इसको इंड्यूस करेंगी कॉक्स टू को। ठीक है? सो दैट इज नोन एज अ इंड्यूसिबल। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से जीपैट में 3 या 4 बार पूछा हुआ है। कॉक्स वन भी पूछा हुआ है, कॉक्स टू भी पूछा हुआ है। अच्छा, इस बार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने के 99% चांसेस है कि विच एंजाइम इज नोन एज अ हाउस कीपिंग एंजाइम, है ना? हाउस कीपिंग मतलब आप जानते हो, हाउस कीपिंग का मतलब क्या होता है? हाउस कीपिंग आप ऐसे समझ सकते हो, जो भी ये हमारे घर की साफ सफाई रखते हैं, है ना, घर का जो होम्योस्टेसिस है उसको बना के रखता है, वही हाउस कीपिंग है। तो जो कॉक्स वन एंजाइम है दैट इज आल्सो नोन एज अ हाउस कीपिंग एंजाइम, क्योंकि हाउस कीपिंग रोल प्ले करता है बॉडी में। क्लियर है? अच्छा, तो ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउस कीपिंग। ओके, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन दोनों एंजाइम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर कॉक्स वन को आप देखो तो कॉक्स वन क्या है? साइक्लोऑक्सीजिनेज है ना? तो ये क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन करेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन में तो ऑब्वियसली काम आते ही हैं। अभी हम पूरा एक फ्लो चार्ट देखने वाले हैं जो आपको पूरा एक ओवरव्यू देगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स कैसे बनते हैं, ल्यूकोट्राइन्स कैसे बनता है ना, और थ्रोम्बोक्सिन कैसे बनता है। बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे ये थोड़ी देर में। अच्छा, ये 3 काम में यूज आता है, 3 फंक्शंस हैं जो उसमें ये कॉक्स वन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अभी देखना, यहाँ से मैं एक बहुत अच्छी चीज डराइव करने वाला हूँ। ये क्या करता है? कॉक्स वन जो एंजाइम है, एक काम तो ये करता है, ये गैस्ट्रिक साइटो प्रोटेक्शन करता है ना। गैस्ट्रिक साइटो प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? इसका साइटो प्रोटेक्टिव एक्शन होता है ना। अगर आपने अल्सर वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें हम देखते हैं एक डिफेंसिव फैक्टर होता है, एक एग्रेसिव फैक्टर होता है ना। डिफेंसिव मतलब जो हम बोलते हैं साइटो प्रोटेक्टिव, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्टिव करेगा, यानी कि बाइकार्बोनेट सीक्रेशन, म्यूकस सीक्रेशन, है ना। एग्रेसिव फैक्टर मतलब एसिड और पेप्सिन, क्योंकि एसिड और ज्यादा वर्जन कर देंगे उसको। क्यों कर देंगे? क्योंकि एसिड तो पहले से, सपोज अल्सर पहले से ही है, एसिड और डाल दिया तो और भी ज्यादा वो बेकार हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन है इसका गैस्ट्रिक साइटो प्रोटेक्शन या साइटो प्रोटेक्टिव एक्शन, ऐसे भी बोल सकते हो। सेकंड ये इन्वॉल्व होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन में, है ना। प्लेटलेट एग्रीगेशन, अगर आप लोगों को कुछ याद आ रहा हो प्लेटलेट एग्रीगेशन को देख के, तो हम एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें एस्प्रीन आता है ना। और एस्प्रीन को हम बोलते थे कि ये एस्प्रीन क्या है? एस्प्रीन एसिड ही है ना, और कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, कॉक्स वन को, है ना। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है ना। हम एक चैप्टर में पढ़ते थे जहाँ कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट, फाइब्रोनोलाइटिक, एंटी फाइब्रोनोलाइटिक, थ्रोम्बोलाइटिक, एंटी थ्रोम्बोटिक, ये सारी ड्रग्स थी, तो वहाँ एस्प्रिन आता था। तो वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता था। कैसे इनहिबिट करता था उसकी मैकेनिज्म आप यहाँ से समझ सकते हो कि वो कॉक्स वन एंजाइम को इनहिबिट करता है। अच्छा, थर्ड और लास्ट फंक्शन है कि रीनल ब्लड फ्लो का ये रेगुलेशन करता है ना।
तीन ये फंक्शन है। तो ये तीन फंक्शन मैंने क्यों आपको डिस्क्राइब किए, क्योंकि इन तीनों फंक्शन से नेसिड के साइड इफेक्ट डेराइव होते हैं। अगर कोई जनरली आपसे पूछे, इंडिविजुअल ड्रग का नहीं पूछ रहा है, लेकिन जनरली पूछे व्हाट इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नेसिड्स, है ना, तो आपको तीन साइड इफेक्ट तो बताने ही बताने हैं। कौन से साइड इफेक्ट बताना है? सबसे पहला तो क्या है, देखो इसमें लिखा है गैस्ट्रिक साइटोप्रोटेक्शन, गैस्ट्रिक का प्रोटेक्शन करता है। यानी कि अगर हमने नेसिड लिए तो ये इनहिबिट हो जाएगा, है ना। इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा? अल्सर होगा, अल्सर होगा तो ब्लीडिंग होने लगेगी। इतना ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो स्टूल में से होके ब्लड पास होने लगता है ना। अब यहाँ से थर्ड क्वेश्चन हमारा जीपेट में आया हुआ है, व्हाट इज द कॉमन साइन ऑफ नेसिड टॉक्सिसिटी। अगर आप नेसिड ले रहे हो कोई सा भी, और उसमें अगर आपको ऐसा देखना है कि टॉक्सिसिटी हो चुकी है बॉडी में, तो सबसे पहला साइन क्या आएगा? आपके ब्लड में स्टूल आने लगेगा, है ना। उसका आंसर था ऑप्शन में ब्लैक टेरी स्टूल, है ना। स्टूल ब्लैक कलर का आने लगेगा, यानी कि उसमें ब्लड लॉस होने लगा। क्यों होने लगा? कॉक्स एंजाइम के फर्स्ट फंक्शन की वजह से, साइटोप्रोटेक्टिव फंक्शन था वो खत्म हो गया। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है पहला नेसिड का। दूसरा साइड इफेक्ट, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है ना। तो दूसरा साइड इफेक्ट है प्लेटलेट डिसफंक्शन, है ना। प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा, ठीक है ना, तो भी ब्लीडिंग होगा, है ना। क्योंकि प्लेटलेट्स सबसे पहले मैंने बताया था, जब भी कोगुलेशन होता है, कहीं भी कट लग गया, तो सबसे पहले प्लेटलेट प्लग्स आके वहां पे जमा हो जाता है ना। लेकिन अब प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा ही नहीं, इनहिबिट हो जाएगा, है ना, तब भी ब्लीडिंग होगा। थर्ड नंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रीनल ब्लड फ्लो रेगुलेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप नेसिड ज्यादा लोगे तो किडनी फेल होने के चांसेस रहते हैं, है ना। इसलिए डॉक्टर भी पहले ही एडवाइस करते हैं कि ज्यादा दिनों तक कंटिन्यू नहीं करना, या ज्यादा मेडिसिन, ज्यादा डोज नहीं लेना है नेसिड का, अदरवाइज किडनी फेल होगी। ठीक है, तो कोलोजी में सारी चीजें इंटरलिंक होती हैं, है ना। ऐसा नहीं है, अगर मैं ये तीन चीजें डिस्क्राइब नहीं करता इसके साइड इफेक्ट, तो हो सकता है कि आपको कॉक्स 1 एंजाइम के जो इफेक्ट्स हैं उनको रटना पड़ता, है ना। रटना क्या, समझ में तो आ गई, लेकिन फिर भी एक मेमोराइज करना पड़ता, और उधर साइड इफेक्ट भी मेमोराइज करने पड़ते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमने कोरिलेशन बनाया, तो सारी चीजें एक ही जगह से डेराइव हो गई, है ना। तो समझ में आ गया, कॉक्स 1 एंजाइम खत्म हो गया। ठीक है, ओके। अब कॉक्स 2 पे आ जाओ। तो कॉक्स 2 मैंने बताया इंड्यूसिबल एंजाइम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल सेल में नहीं बनता, ये वहीं बनेगा जहां इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना। कहीं अगर ट्रॉमा हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, तो तुरंत ये इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ में ही क्या होगा, उन इन्फ्लामेटरी सेल्स में अपार्ट फ्रॉम कॉक्स 2 कुछ साइटोकाइंस भी सीक्रेट कर दिए जाते हैं, है ना। कौन से साइटोकाइंस हैं? जैसे कि इंटरल्यूकिन 1 है, टीएनएफ अल्फा है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, ये भी प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं कॉक्स 2 के ही साथ में। ठीक है, तो ये है आपका कॉक्स 1 और कॉक्स 2। ठीक है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के आइसोफॉर्म है, यानी कि आइसो एंजाइम है। आइसो एंजाइम का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक लास्ट लाइन लिखी हुई है कि कॉक्स 2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंड मीडिएटर इन्फ्लेमेशन। तो अभी हम ये समझ लेते हैं क्या चीज है। ओके, अब इसमें लिखा है नेसिड्स आर इनहिबिटर ऑफ बोथ आइसोएंजाइम ऑफ कॉक्स बाय इनहिबिटिंग डाईऑक्सीजनेशन स्टेप। इस लाइन का क्या मतलब है? अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम एक चार्ट देखने वाले हैं। तो मैंने क्या बताया था, साइक जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको हमें बिल्कुल भी याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आईईसी ने पहले से ही ऐसा क्लासिफिकेशन बनाया हुआ है। हर एंजाइम अपनी कहानी खुद ही बोलता है कि मैं ये करने वाला हूँ। तो साइक्लो ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजनेज मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा, तो वहां दो ऑक्सीजन ऐड होता है। हम बताएंगे कैसे ऐड हो रहा है दो ऑक्सीजन। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं डाई ऑक्सीजनेशन स्टेप, है ना। ये जो क्वेश्चन है इस बार इसके भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कैसे? कि नेसिड्स जो पेन रिलीव करते हैं या अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, बाय इनविटिंग विच स्टेप,
है ना। अब भले ही आपने पूरा सब कुछ पढ़ रखा है, आपको ये भी पता है नेसिड्स कॉक्स 1 कॉक्स 2 को इनहिबिट करते हैं, है ना, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि बेसिकली उस रिएक्शन में होता क्या है ना, तो आप गड़बड़ कर दोगे। उसमें लिखा होगा डाइऑक्सीजनेशन स्टेप, मोनो ऑक्सीजनेशन स्टेप, रिडक्शन स्टेप, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या चीज पूछना चाह रहा है ना। तो ये थोड़ा सा एकदम बेसिक से क्वेश्चन है। तो डाइऑक्सीजनेशन स्टेप होता है क्योंकि दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। ओके, तो अब कुछ कुछ जो नेसेट्स हैं उनके एक्शन डिस्क्राइब किए हुए हैं, है ना, तो वो एक्शन हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, ठीक है, तो और दूसरा है एनाल्जेसिक इफेक्ट और तीसरा है एंटी पायरेटिक इफेक्ट। अब देखो ये तीन टर्म जरूर आती ही हैं जब हम नेसेड या कोई भी पेन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, इन्फ्लामेशन, पायरेटिक और एनाल्जेसिक, है ना। तो इनका मतलब भी हमें समझ में आना चाहिए कि पहले ये क्या चीजें, तभी हम इनके एंटी वाले चीजें पढ़ सकेंगे, है ना। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली इन्फ्लामेशन क्या होता है ना। इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय द रेडनेस एंड स्वेलिंग। अगर कहीं पे भी बॉडी में आपने देखा होगा कई बार रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग्स आ जाती है ना, तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन होता है, हम ऑटोकोइड पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा हो ऑटोकोइड्स, उसमें हम पढ़ते हैं हिस्टामिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और पाफ। पाफ क्या है? प्लेटेलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ये तीनों हम पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये तीनों के ही तीनों, इनका एक कॉमन फंक्शन है, ये वेजोडाइलेशन करते हैं, है ना। और वेजोडाइलेशन करेंगे तो क्या करेंगे? बीपी कम करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से भी जीपेट में आया हुआ है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि तीनों के तीनों जो ऑटोकॉइड हैं, चाहे हिस्टामिन हो, चाहे प्रोस्टाग्लैंडिन हो, चाहे पाफ हो, ये तीनों के तीनों बीपी कम करते हैं। कैसे? वेजोडाइलेशन के थ्रू। तो क्वेश्चन एक आया हुआ है कि तीनों का पैटर्न अलग अलग है वेजोडाइलेशन करने का, ठीक है। तो हिस्टामिन तो नॉर्मली मैकेनिज्म के थ्रू वेजोडाइलेशन कर देता है ना, उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया हुआ है इन दोनों के ऊपर, बाकी के। तो प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे कम करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन कम करते हैं, इवन हम बोल रहे हैं वेजो डायलेशन, लेकिन जो कोरोनरी आर्टरी होती है, आपको पता है कि कोरोनरी आर्टरी होती है ना, जहाँ पे अगर आपको याद हो तो जो एथीरोस्क्लेरोसिस होता है वो कोरोनरी आर्टरी में ही स्टार्ट होता है, अगर आपने देखा हो तो, है ना, हार्ट में। तो वहां पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि आप देख सकते हो कि बीपी कम हो रहा है, और बीपी कम आपको पता है कि वेजो डायलेशन के थ्रू हो रहा है, यानी कि डायलेट हो रहा होगा। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन के केस में क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना, दोनों अपोजिट चीज है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन उन्होंने पिक कर दिया, ठीक है। तीसरा जो पाफ है, प्लेटेलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, वो क्यों वेजोडाइलेशन करता है? वो करता है थ्रो, एक फैक्टर होता है थ्रो, ईडीआरएफ फैक्टर, ईडीआरएफ फैक्टर, है ना, एंडोथेलियम रिलीजिंग फैक्टर। तो उसके रिलीज के थ्रू वो वेजोडाइलेशन करता है। दूसरी चीज ये है, ये तीनों जो ऑटोकॉइड हैं वो इडेमा फॉर्मेशन करता है। इडेमा क्या होता है, जो अभी मैं बता रहा हूँ, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन्फ्लामेशन क्या है, तो इडेमा मतलब वही स्वेलिंग आ गई है ना, रेडनेस और स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब इडेमा, इडेमा मतलब वहां पे वो जो फ्लूइड है वो कलेक्ट हो गया, मतलब वहाँ, है ना। तो ऐसा किस वजह से होता है? ये ऑटोकॉइड ऐसा क्या करते हैं? तो ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? कैपिलरी परमिएशन इंक्रीज कर देते हैं, है ना। तो कैपिलरी परमिशन जब इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ फ्लूइड का कलेक्शन बढ़ जाएगा, तो वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है, अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को डिक्रीज कर दें या प्रोस्टासाइक्लिन को डिक्रीज कर दें तो वेजोडाइलेशन डिक्रीज हो जाएगा। देखो PGE2 और प्रोस्टासाइक्लिन दोनों ही इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, है ना। कैसे सिंथेसाइज होते हैं अभी हम देखने वाले हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी अगर एक्शन चाहिए हमें,
तो ऑब्वियस सी बात है कि वेजोडाइलेशन को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो कैसे डिक्रीज करना पड़ेगा? PGE2 को डिक्रीज कर दो, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इडेमा भी डिक्रीज हो जाएगा। इडेमा मतलब स्वेलिंग डिक्रीज होगा, स्वेलिंग मतलब इन्फ्लामेशन डिक्रीज हो गया। तो ऐसे नेसिड्स का एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन आता है। अच्छा, एनाल्जेसिक इफेक्ट। एनाल्जेसिक मतलब दर्द। तो इसका आप लोग अगर जानते हो तो हमने एक चीज पढ़ी है, माइग्रेन, है ना। तो माइग्रेन क्या है? हेडेक होता है, लेफ्ट साइड में होता है ना। देखो, अगर फार्माकोलॉजी को आप ऐसे कोरिलेट करके पढ़ना शुरू कर दोगे, अभी हमारा एक पेज खत्म नहीं हो पाया लेकिन हमने बहुत सारी चीजों को कोरिलेट कर लिया, ठीक है। तो साथ के साथ में रिवीजन होना भी जरूरी है और कोरिलेट होना भी जरूरी है ना। अदरवाइज चीजों को मेमोराइज रख पाना बहुत ज्यादा हार्ड होगा, है ना, वो पॉसिबल है ही नहीं। नहीं तो एग्जाम में जब आएगा तो फिर ढूंढते रह जाएंगे। कोरिलेशन से चीजें वहीं की वहीं फिक्स हो जाती है। जैसे कि मैं अब एनाल्जेसिक को कोरिलेट कर रहा हूँ माइग्रेन से। तो माइग्रेन में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि माइग्रेन हेडेक का रीजन क्या होता है ना। माइग्रेन हेडेक का रीजन क्या होता है? तो माइग्रेन आपको पता होना चाहिए कि हेड के लेफ्ट साइड में हेडेक होता है ना। तो रीजन क्या होता है कि जो क्रेनियल ब्लड वेसल्स होती है उनमें वेजोडाइलेशन हो जाता है ना। तो यानी कि एक चीज, ये क्वेश्चन आपका जीपेट में आया हुआ है। तो एक चीज आपको कंफर्म होगी कि वेजोडाइलेशन से हेडेक हो रहा है, यानी कि हमें वेजोडाइलेशन को डिक्रीज करना है ना। और मैंने आपको बताया जो जितने भी ऑटोकोड्स हैं, चाहे प्रोस्टाग्लैंडिन हो, चाहे हिस्टामिन हो, चाहे पाप हो, सब वेजोडाइलेशन करता है। यानी कि हमें इनका प्रोडक्शन या इनका जो फॉर्मेशन है उसको डिक्रीज कर दो। तो कलरफुल लाइन में आप देख रहे हो डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड वेजोडाइलेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज करोगे तो वेजोडाइलेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो एनाल्जेसिक इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी पायरेटिक इफेक्ट। एंटी पायरेटिक मतलब ये फीवर को कैसे कम कर देते हैं। चलो पेन तो समझ में आता है, लेकिन फीवर को कैसे कम करते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन है जो फीवर को कम करता है। प्रोस्टाग्लैंड भी अभी हम पढ़ने वाले हैं, PGE1, E2, PGF2 अल्फा, बहुत सारे होते हैं। तो कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन रेस्पॉन्सिबल, लेकिन सबसे पहले ये बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर एनाल्जेसिक ठीक है, इन्फ्लामेटरी ठीक है, लेकिन पायरेटिक का क्या, फीवर को कैसे कम करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, हमने एक चीज पढ़ी थी, मैं वापस से देखो कोरिलेशन कर रहा हूँ। दो तरीके के बैक्टीरिया होते थे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, है ना। तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक बैक्टीरिया थे जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे थे और एक कर रहे थे एंडोटॉक्सिन्स, है ना। तो जो एंडोटॉक्सिन्स थे उनको हमने बोला था ये ज्यादा पोटेंट होते हैं और उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया था, है ना। क्या नाम दिया था उनको? अरे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, कुछ बताओ। दो तरीके के बैक्टीरिया होते थे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं कुछ टॉक्सिन, जिसको हम बोलते हैं एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन्स। तो एंडोटॉक्सिन्स हमने बोला था कि ज्यादा पोटेंट होता है ना। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है या आंसर नहीं दे रहे हो जानबूझ के? अनुज, अप्सरा, डिम्पल, अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना। आवाज आने, हाँ तो बताओ। तो आ रही है सर, आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा, आंसर नहीं आ रहा है। हाँ तो ऐसा बोलो ना, मुझे लगा कि मैं इतनी देर तक लेक्चर ले लिया और स्टूडेंट्स को आवाज। अच्छा चलो ठीक है। तो चलो कोई नहीं, वो तो हम आगे फार्मास्यूटिक्स में वो हमने पढ़ा था, तो वो हम पढ़ेंगे। लेकिन वहां हमने एक चीज देखी थी कि वो भी फीवर राइज कर रहे थे, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे थे। तो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेक्टर हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट रहता है, जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ मैंने लिखा हुआ प्रोस्टाग्लैंडिन ई, लेकिन ये होता है एक्चुअली PGE2,
प्रोस्टाग्लैंडिन E2 वाला है, वो क्या करता है, वो जो हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर वाला जो सेंटर है उसको एलिवेट कर देता है ना। और ऑब्वियस सी बात है, जब वो सेंटर एलिवेट हो जाएगा तो फीवर होगा, और उस फीवर को हम रिड्यूस कर सकते हैं नेसिड लेके। ठीक है ना। तो समझ आ गई ये चीज, यानी कि हमने एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन देख लिया, एनाल्जेसिक इफेक्ट देख लिया, एंटी पायरेटिक इफेक्ट देख लिया। लेकिन उससे इन तीनों इफेक्ट को देखने से पहले बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए कि आखिर इन तीन चीजों का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक पेज ही अभी हमने डिस्कस किया है, काफी सारी इंफॉर्मेशन मुझे लग रहा है आपको मिल गई होंगी जो आपको नहीं पता होगा पहले, है ना। तो ऐसी ही सारी इंफॉर्मेशन आगे मेंशन है। तो फटाफट से, अब इसका टाइम होने वाला है, तो हम इसमें ये क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये क्लासिफिकेशन आपका केडीटी का ही है ना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पूरी कोलोजी का सिर्फ एक ऐसा इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन जिसको आपको पढ़ने की जरूरत है ना। क्यों जरूरत है? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, और अभी जीपेट 2020 में भी ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। उसका रीजन भी अभी मैं बता दूंगा कि क्यों आया है। तो इसमें कुछ कुछ कैटेगराइज किए हुए हैं, कुछ तो आप देख सकते हो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेक्टराइज किए, जैसे इंडोल डेरिवेटिव, वेराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन है कि आपको बेसिक मोइटी इनडायरेक्टली पता चल गई। जैसे कि अगर कोई पूछे कि डाइक्लोफिनिक का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ज्यादा नहीं तो आप इतना तो बना ही दोगे कि एराइल एसिटिक एसिड। एराइल मतलब आपने एक फिनाइल बना दो, उसमें एसिटिक एसिड जोड़ दो। बाकी डाइक्लोफिनेक, डाइक्लो मतलब दो क्लोरो ग्रुप है, दो क्लोरो ग्रुप जोड़ दो, बन गया डाइक्लोफिनेक, है ना। तो वो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिक मोइटी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें क्या है, मैंने बताया कि दो एंजाइम है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। तो कौन स्पेसिफिक कॉक्स 2 को इनहिबिट कर रहा है ना। ऐसा कोई नहीं है जो स्पेसिफिक कॉक्स 1 को इनहिबिट करे, लेकिन कुछ ड्रग्स हैं जो स्पेसिफिक कॉक्स 2 को इनहिबिट करती हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं जो नॉन सेलेक्टिव होता है ना, और कुछ होते हैं जो प्रीफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर होता है। इसके अलावा लास्ट कैटेगरी आप देख सकते हो कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, ये दोनों तो हैं ही, लेकिन इनकी पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, तो ये भी आप हम देख लेंगे ये सारी चीजें, क्योंकि अब टाइम इसका खत्म होने वाला है, रिमाइंडर मेरे पास आ गया है। तो ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा डिस्कस करना है ना। क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन एक क्लासिफिकेशन में से भी आ जाता है ना। क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन हम वैसे ड्रग्स में नहीं ले पाते, जनरली हम केडीटी में क्लासिफिकेशन अलग से डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि सारी चीजें वहाँ डिस्कस हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक अलग कैटेगरी है, बी कैटेगरी जो आप देख रहे हो, प्रीफरेंशियल, और मैंने वहाँ स्टार मार्क कर रखा है ना। तो ड्रग नो डाउट हम पढ़ लेंगे वहां पे, लेकिन प्रीफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर अलग से कैटेगरी क्यों बनाई है, क्या है, तो वो हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हम आ, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से हम इवनिंग में रख लेते हैं। ठीक है, तो